ये है गंगा, सिर्फ एक नदी नहीं, 40 करोड़ लोगों की जिंदगी। और ये करोड़ों लोग इस पानी को पवित्र मानते हैं। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पानी एक्चुअल में कितना पवित्र है। और इसके लिए मैंने खुद ट्रैवल किया देवप्रयाग से वेस्ट बंगाल तक, पूरी गंगा, पूरी जर्नी ग्राउंड पर, ताकि आप खुद डिसाइड कर सकें कि क्या गंगा सच में साफ हो रही है या फिर सिर्फ कागजों में। मैं एक नंबर से स्टार्ट करता हूँ, 20,000 करोड़। ये वो रकम है जो अकेले नमामि गंगे प्रोग्राम के लिए एलोकेट की गई। और इससे पहले गंगा एक्शन प्लान 1986 में 462 करोड़, एनआरसीपी में 5,000 करोड़ से भी ज्यादा। डेकेड्स ऑफ प्रोग्राम्स, डेकेड्स ऑफ प्रोमिसेस। और आज गंगा के 71% मॉनिटरिंग स्टेशंस पे फीकल कॉलीफॉर्म यानी सीवेज सेफ लिमिट से भी बहुत ज्यादा है। तो सवाल ये नहीं है कि गंगा पॉल्यूटेड है कि नहीं, सवाल ये है कि इतना पैसा गया कहाँ, काम क्या हुआ और ग्राउंड पर सच क्या है। ये वीडियो अभी तक के मेरे इस पूरे चैनल की जर्नी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। मैंने इस सीरीज के लिए देवप्रयाग से वेस्ट बंगाल तक ट्रैवल किया, पूरी गंगा में नदी के साथ। और इस पहले पार्ट में हम चलेंगे देवप्रयाग से कानपुर तक। ये वीडियो कोई ओपिनियन नहीं है, ना ही किसी पार्टी को ब्लेम करने की कोशिश। ये वीडियो सिर्फ ग्राउंड रियलिटी है। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक सेकंड रुको, एक ऐसी चीज एक्सप्लेन करता हूं जो कि इस पूरी स्टोरी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब आपने जरूर ये सोचा होगा कि हजारों करोड़ों रुपए जो कि गवर्नमेंट ने नमामि गंगे प्रोग्राम में लगाए, ये आखिर आए कैसे। टैक्सेस तो है ही, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है, बॉन्ड्स। गवर्नमेंट को जब किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए फंड चाहिए होते हैं तो वो बॉन्ड्स इशू करते हैं। इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं और उसके बदले में उनको फिक्स्ड रिटर्न्स मिलते हैं, वो भी प्री डिफाइंड पे आउट के साथ। और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ गवर्नमेंट तक लिमिटेड नहीं है। दरअसल कंपनीज भी बॉन्ड्स इशू करती हैं जो कि एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं। लेकिन ये एसेट क्लास ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स तक कभी पहुंचा ही नहीं, क्योंकि कभी एक्सेस था ही नहीं। लेकिन दिस गॉट चेंज्ड बाय सेबीज न्यू रेगुलेशंस। और कभी किसी ने अगर सीरियसली पोर्टफोलियो के बारे में सोचा भी तो बॉन्ड्स यूजुअली उस कन्वर्सेशन में होते ही नहीं थे। और उसी गैप को फिल करने के लिए यहाँ आते हैं प्लेटफॉर्म्स लाइक विंटवेल, जो कि 4 डिग्री वाटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का ही ब्रांड नेम है, एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर। विंटवेल एक्सचेंज लिस्टेड बॉन्ड्स को आपके लिए एक्सेसिबल बनाता है, फिक्स्ड रिटर्न्स के साथ, प्री डिफाइंड पे आउट्स के साथ। तो अगर आप भी अपने पोर्टफोलियो में बॉन्ड्स को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो विंटवेल्थ उन्हें एक्सेस करने के ऑप्शंस में से एक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप ट्राई कर सकते हो। एंड अब वापस आते हैं गंगा की तरफ, देवप्रयाग में। यह है देवप्रयाग। सी लेवल से 830 मीटर्स की ऊंचाई पर हिमालय की 2 मेजर नदियां यहाँ पे आके मिलती हैं। एंड आई एम सरप्राइज्ड बाय द फैक्ट दैट मोस्ट पीपल डोंट नो इट कि गंगा गंगोत्री से नहीं, देवप्रयाग के इस पॉइंट पे आके स्टार्ट होती है। भागीरथी जो गंगोत्री ग्लेशियर से आती है, हजारों साल पुरानी बर्फ पिघलकर, और अलकनंदा जो बद्रीनाथ, केदारनाथ और ऊपर के प्रयाग से आती है। एक बार इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, दोनों नदियों का कलर थोड़ा अलग है। भागीरथी ग्रीनिश, फास्ट, क्लियर, ग्लेशियर का पानी। अलकनंदा मडी, हेवी, सेडिमेंट रिच, पहाड़ी एरोजन का हिस्सा। और जहां पे ये दोनों नदियां मिलती हैं वहां पे एक नया रंग बनता है, गंगा का। इस जगह का पानी साइंटिफिक स्टडीज के हिसाब से गंगा की पूरी 2500 किलोमीटर के स्ट्रेच का सबसे साफ पानी है। पानी की प्योरिटी को समझने के लिए एक टर्म समझना बहुत जरूरी है, BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD रिवर के एक हेल्थ चेकअप की तरह है। BOD मेजर करता है कि पानी में कितना ऑर्गेनिक वेस्ट है, सीवेज, डेड मैटर और इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज। बैक्टीरिया इस वेस्ट को खाते हैं और खाते वक्त ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। जितना ज्यादा वेस्ट उतना ज्यादा बैक्टीरिया, उतनी ज्यादा ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन। और जब इन बैक्टीरिया के कंज्यूम करने के बाद रिवर में ऑक्सीजन कम हो जाती है तो मछलियां सर्वाइव नहीं कर पाती, एक्वेटिक लाइफ खत्म हो जाती है और रिवर बायोलॉजिकली डेड हो जाती है। सेफ लिमिट है 3 mg पर लीटर और यहाँ देवप्रयाग में 1 to 2 mg पर लीटर। मतलब ये नदी इस वक्त लिटरली सांस ले पा रही है। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन भी यहाँ 8 to 10 mg पर लीटर के बीच है, जो कि मिनिमम सेफ लिमिट से काफी बेटर है। इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज प्रैक्टिकली 0, क्योंकि कोई फैक्ट्री नहीं है। इस पहाड़ी इलाके में पॉपुलेशन डेंसिटी भी कंपैरेटिवली काफी कम है। ये गंगा का एक ओरिजिनल फॉर्म है जैसा नेचर ने डिजाइन किया था। लेकिन यहाँ पे भी एक चीज ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। CAG जो इंडिया की सबसे ताकतवर ऑडिट बॉडी है, इनकी रिपोर्ट्स को चैलेंज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये कोई इंडिपेंडेंट रिसर्च ग्रुप नहीं है। 2024 की CAG रिपोर्ट ये कहती है देवप्रयाग से हरिद्वार सिर्फ 93 किलोमीटर है। इस 93 किलोमीटर के सफर में टोटल क्लोरीफॉर्म बैक्टीरिया 32 टाइम्स बढ़ जाता है। नमामि गंगे प्रोग्राम के अंडर यहाँ एक STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया। वो प्लांट आज सिर्फ 3 to 4% कैपेसिटी पे चल रहा है। सोचिए, एक प्लांट बनाने में करोड़ लगते हैं, वर्कर्स लगते हैं, इंजीनियर्स लगते हैं, इनॉग्रेशंस होते हैं, फोटोग्राफ्स होती हैं, और फिर वो 3% पे चल रहे हैं। बाकी का 97% कोई नहीं पूछ रहा। देवप्रयाग से लगभग 70 किलोमीटर आगे पहुंचते हैं ऋषिकेश, और यहाँ पहली नजर में सब कुछ ठीक लगता है। क्लियरिश पानी, राफ्टिंग, टेम्पल्स, फॉरेन टूरिस्ट, योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। लोग इस पानी में नहा रहे हैं, इस पानी को पी रहे हैं, कोई कंसर्न नहीं दिखता। लेकिन आप अगर थोड़ा ध्यान से देखें, ये छोटे छोटे ड्रेन्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये गंगा में डायरेक्टली गिर रहे हैं। कोई बड़ा पाइप नहीं, कोई ड्रामेटिक ब्लैक वाटर नहीं, बस ये कांस्टेंट, साइलेंट, अनएंडिंग फ्लो। और प्रॉब्लम एग्जैक्टली यही है। पॉल्यूशन हमेशा वो नहीं होता जो हमें सामने दिखाई दे रहा होता है। असली खतरे वो होते हैं जो चुपचाप पानी के अंदर मिला दिए जाते हैं। ऋषिकेश और सराउंडिंग एरिया में
डेली का 100 मिलियन लीटर्स ऑफ सीवेज जनरेट होता है और इसी को ट्रीट करने के लिए नमामि गंगे के अंडर एसटीपीज बनाए गए। अब मैं आपको एक नंबर देता हूँ जो कि ऑनेस्टली डिस्टर्बिंग है। ऋषिकेश के एसटीपीज की डिजाइन कैपेसिटी है 5 मिलियन लीटर्स पर डे और वो एक्चुअली रिसीव करता है 17 मिलियन लीटर्स पर डे, यानी कि 3 गुना से भी ज्यादा। और ऋषिकेश के सिर्फ 28% हाउस होल्ड सीवेज नेटवर्क से कनेक्टेड है और इसका मतलब बाकी का 72% सीवेज बिना सीवर के कहीं ना कहीं जा रहा है। अब मैं आपको ऋषिकेश के बारे में एक ऐसी बात बताता हूँ जो आपने आज से पहले किसी यूट्यूब वीडियो में नहीं सुनी होगी। ऋषिकेश का पानी ईयर 2000 से आज तक क्लास बी रहा है, बिना किसी चेंज के। क्लास बी का मतलब होता है बेदिंग के लिए एक्सेप्टेबल, बट पीने के लिए नहीं। और इन लास्ट 25-26 सालों में 37,000 करोड़ खर्च करने के बाद भी ये पानी कभी क्लास ए लेवल पे नहीं आया तो बस एक बार, अप्रैल 2020 कोविड लॉकडाउन, जब हर होटल बंद था, हर आश्रम बंद था, एक भी टूरिस्ट नहीं था, पूरी सिटी प्रैक्टिकली रुक गई थी। तब पहली बार हर की पौड़ी का पानी क्लास ए हो गया, पीने लायक, बिना किसी केमिकल ट्रीटमेंट के। सोचो, जो काम 37,000 करोड़ और पिछले बीते कई डेकेड्स नहीं कर पाए, वो काम लॉकडाउन ने कर दिया, वो भी फ्री में। क्योंकि उस लॉकडाउन में सिर्फ एक काम हुआ, हमारी एब्सेंस। नदी साफ नहीं की गई, नदी ने खुद को साफ कर लिया जब हम उस पर से हट गए। ऋषिकेश से 25 किलोमीटर नीचे आता है हरिद्वार और यहाँ गंगा एक नदी नहीं रहती, आस्था बन जाती है। हर रोज थाउजेंड्स और कुंभ के मेले के टाइम पे तो मिलियंस पर डे लोग दूर दूर से आते हैं, इस पानी में डुबकी लगाते हैं, इसे अपने माथे पे लगाते हैं और अपने घर भी लेके जाते हैं। गंगा जी में हल्दी फेंकने से बृहस्पति मजबूत होता है और दूध फेंकने से चंद्रमा मजबूत होता है। मेकअप का सामान फेंकने से शुक्र मजबूत होता है। इस सब की आस्था की वजह से हम जानते हुए भी इस नदी को गंदा कर रहे हैं। हरिद्वार में पानी की प्योरिटी को चेक करने से पहले मैं आपको एक और टर्म के बारे में समझाता हूँ, फीकल कॉलिफॉर्म। फीकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया वो होते हैं जो इंसानों और जानवरों के इंटेस्टाइन में होते हैं और लेटर फीसेस के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। इनका पानी में होना सिर्फ एक चीज समझाता है कि पानी में डायरेक्टली सीवर मिलाया जा रहा है। ये बैक्टीरिया खुद में उतने डेंजरस नहीं होते, लेकिन ये एक अलार्म है। जब पानी में इनकी क्वांटिटी बहुत हाई हो जाती है तो इसका मतलब है कि कोलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस और सीरियस डायरिया करने वाले पैथोजेंस भी पानी में हो सकते हैं। सेफ लिमिट है 2500 यूनिट्स पर 100 ml एंड फॉर ड्रिंकिंग नन, बिल्कुल जीरो। मार्च 2023 में जब सीपीसीबी ने यहाँ पे पानी का टेस्ट किया तो रीडिंग आई 14,000 फीकल कॉलिफॉर्म यूनिट्स पर 100 ml, यानी कि सेफ लिमिट से 5.5 गुना से भी ज्यादा। हरिद्वार एसटीपी की कैपेसिटी 68 मिलियन लीटर्स पर डे की है और ये रिसीव कर रहा है 71 मिलियन लीटर्स पर डे और पीक टाइम पर 84 मिलियन लीटर्स पर डे। हरिद्वार के बाद गंगा माउंटेन छोड़ देती है और प्लेन्स में एंटर करती है और यहाँ से एक नया कैटलिस्ट इस इक्वेशन में एंटर करता है, इंसान की जरूरत। हरिद्वार में ही भीम गोबड़ा बैराज है। गंगा का एक बड़ा हिस्सा डाइवर्ट किया जाता है अपर गंगा कैनाल में 9 लाख हेक्टेयर्स की जमीन की इरिगेशन के लिए। ये पानी लाखों लोगों की लाइफलाइन है। लेकिन फिर बिजनौर आता है। अब नोटिस करो कि हो क्या रहा है। गंगा का फ्लो हर बैराज के बाद थोड़ा स्लो हो जाता है, थोड़ा और थिन हो जाता है और इस फ्लो के स्लो होने के बहुत स्पेसिफिक कॉन्सिक्वेंसेज रहते हैं। एक हेल्दी फास्ट फ्लोइंग रिवर में पॉल्यूशन डाइल्यूट होता है, फ्लश होता है, नदी खुद प्रोसेस करती है। लेकिन जब फ्लो स्लो हो तो जो कुछ भी अपस्ट्रीम से आया वो यहाँ रुक जाता है, सेटल करता है, एक्यूमुलेट करता है और कॉन्सेंट्रेट होता है। अब मैं आपको कुछ ऐसा बताता हूँ जिसने मुझे इस वीडियो की प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा डिस्टर्ब किया। ये बात सिर्फ पॉल्यूशन की नहीं है, ये उस पॉल्यूशन के कॉन्सिक्वेंसेस की है। 2024 में एक साइंटिफिक स्टडी पब्लिश हुई। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के रिसर्चर्स ने गंगा का पानी टेस्ट किया बिजनौर और नरोरा के पास। उन्होंने पाया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। इसका आखिर मतलब क्या है? मतलब ये वो बैक्टीरिया है जो मेडिसिन से नहीं मरते, जो स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक को इग्नोर करते हैं। फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज का वेस्ट, हॉस्पिटल डिस्चार्ज, लाइवस्टॉक फार्म्स का रन ऑफ, सब कुछ डेकेड से इस नदी में जा रहा है और बैक्टीरिया ने अडेप्ट कर लिया है, इवॉल्व कर लिया है। ये सिर्फ नदी की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। इस पानी को जो लोग यूज करते हैं और फिर बीमार पड़ते हैं, उन पर दवाइयां भी काम नहीं करती। बिजनौर से आगे बढ़ने के बाद आता है गढ़मुक्तेश्वर। इस वक्त हम देवप्रयाग से लगभग 300 किलोमीटर दूर आ चुके हैं गढ़मुक्तेश्वर में और यहाँ कुछ शिफ्ट हो चुका था। पानी का कलर अलग था, फ्लो थोड़ा और स्लो था और पानी में एक गंदी स्मेल आ रही थी जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। और इस घाट पे खड़े होकर मैं ये सोच रहा था कि अगर कोई गंगा को अपनी जिंदगी में पहली बार देखेगा तो क्या वो इसे पवित्र मानेगा। यहाँ गढ़मुक्तेश्वर में एक ऐसी चीज होती है जो कि इस ड्रास्टिक चेंज को एक्सप्लेन करती है। रिवर काली, ये गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है जो मेरठ और मोदी नगर के पास से आती है। मेरठ का एक बड़ा हिस्सा इंडस्ट्रियल टाउन है। टेक्सटाइल फैक्ट्रीज, शुगर मिल्स, केमिकल प्लांट्स, इन सब का अनट्रीटेड वेस्ट डायरेक्ट रिवर काली में और रिवर काली का वेस्ट डायरेक्ट गंगा में। सीपीसीबी की 2013 की रिपोर्ट, जो कि नमामि गंगे के लॉन्च होने से पहले आई थी, उसने एक्सप्लिसिटली इस स्ट्रेच को फ्लैग किया था। लेकिन आज के टाइम पे रिवर काली और रिवर गंगा दोनों वैसी ही हैं जैसे पहले थी। IIT स्टडी 2017-18 BOD यहाँ 4 to 7.8 mg पर लीटर, सेफ लिमिट से 2.5 गुना ज्यादा। टोटल क्लोरीफॉर्म सीपीसीबी के सारे परमिसिबल लिमिट से बाहर है, कोई क्लास ही असाइन नहीं की जा सकती। रिवर की इकोलॉजिकल सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी इफेक्टिवली ब्रोकन एट दिस पॉइंट। अब आप ये सोचेंगे कि सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी क्या होती है या फिर कैसे कैलकुलेट होती है। एक हेल्दी रिवर नेचुरली अपने आप में पॉल्यूशन को प्रोसेस करती है, ऑक्सीजन से, बैक्टीरिया से, फ्लो से। इसे कहते हैं सेल्फ प्यूरिफिकेशन। लेकिन ये तब तक काम करता है जब तक पॉल्यूशन मैनेजेबल हो। जब लोड ज्यादा हो जाता है तो नदी ये कैपेसिटी खो देती है और एक पॉइंट आता है जब रिवर इतनी ओवरलोडेड हो चुकी होती है
कि वो खुद को हील नहीं कर सकती। साइंटिस्ट इसे कहते हैं एसिमिलेटिव कैपेसिटी। गढ़मुक्तेश्वर के पास हम गंगा को इस पॉइंट के पास पहुंचाने के काफी करीब है। हालत को देखने के बाद एक सवाल इग्नोर नहीं किया जा सकता। 37,000 करोड़, 409 प्रोजेक्ट्स, 10 साल, और जो यहां तक हम देख चुके हैं, ऋषिकेश स्टिल क्लास बी, हरिद्वार क्लास बी, डेटा कॉन्फ्लिक्ट, ओवरलोडेड एसटीपीज, गढ़मुक्तेश्वर इकोलॉजिकल कोलैप्स के एज पे। तो एक्चुअली काम क्या किया, क्या नहीं किया, क्लियरली बात करते हैं। पहले कॉन्क्रीट इंप्रूवमेंट्स की बात करते हैं। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन 2019 में 36 में से 27 मॉनिटरिंग स्टेशंस पे सेफ लिमिट के अंदर था। गैंगेटिक डॉल्फिन्स स्पेसिफिक स्ट्रेच में 140 प्लस साइटिंग्स, ये सीरियसली पॉजिटिव साइन है। ऋषिकेश में 28.6%, लो है लेकिन जीरो से बेटर है। 134 एसटीपीज कंप्लीटेड एंड वर्किंग। एंड अब उन चीजों को देखते हैं जो चीजें नहीं की गई। जनवरी 2023 में 71% मॉनिटरिंग स्टेशंस पे फीकल कॉलिफॉर्म स्टिल अबव सेफ लिमिट। उत्तर प्रदेश ने अपने रिपोर्ट्स में खुद माना कि 1340 ड्रेन्स में से 895 बिना किसी ट्रीटमेंट के गंगा में गिरती हैं। 5 गंगा स्टेट्स मिलकर 10,139 मिलियन लीटर्स ऑफ सीवेज जनरेट करते हैं और ट्रीटमेंट कैपेसिटी लेस देन 4,000। सीएजी की 2024 की रिपोर्ट के हिसाब से उत्तराखंड के 44 में से 12 एसटीपीज अनट्रीटेड सीवेज गंगा में रिलीज कर रहे हैं। अब इन सारे फैक्ट्स के बाद मैं ये नहीं कह रहा कि कोई काम नहीं हो रहा, कुछ काम हुआ है एंड कुछ जगह इंप्रूवमेंट रियल है, लेकिन एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है जो हर फेज में रिपीट हुई है। गंगा एक्शन प्लान 1986 में भी, एनआरसीपी में भी एंड नमामि गंगे प्रोग्राम में भी प्लांट्स बनते हैं लेकिन नेटवर्क्स नहीं बनते, इनॉग्रेशंस होते हैं लेकिन मेंटेनेंस नहीं होती। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो इंडस्ट्रीज गंगा को सबसे ज्यादा पॉल्यूट करती है उनको कभी नहीं रोका गया। वो इंडस्ट्रीज हैं लेदर इंडस्ट्रीज, और वो है कानपुर में। मैं कानपुर में खड़ा था और ऑनेस्टली बताऊं तो मैं गंगा की इस हालत के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। हम सब जानते हैं कि कानपुर में गंगा काफी पॉल्यूटेड है, रिपोर्ट्स देखी हैं, स्टडीज देखी हैं, लेकिन जब आप वहां नदी के किनारे खड़े होते हैं, जब आप उस पानी को अपनी आंखों से देखते हैं, तब नंबर्स एब्स्ट्रैक्ट नहीं रहते। कानपुर स्पेसिफिकली जजमाओ हजारों सालों से इंडिया का लेदर हब रहा है। 400 से ज्यादा टेनरीज, 50,000 से ज्यादा लोग डायरेक्टली इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। ये सिर्फ पॉल्यूशन की कहानी नहीं, ये रोजगार की भी कहानी है और यही इस प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी है। टाइम है एक और नए टर्म को समझने का, क्रोमियम। लेदर टैनिंग में क्रोमियम यूज होता है, एक हैवी मेटल जो हाइट को प्रिजर्व करता है। इसका एक फॉर्म हेक्सावेलेंट क्रोमियम, जो कि WHO के हिसाब से एक कंफर्म्ड कार्सिनोजन, कैंसर कॉज करता है। अब ये केमिकल कोई सिंपल पॉल्यूटेंट नहीं है, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता, ये नदी के सेडिमेंट में सेटल हो जाता है, मछलियों के थ्रू फूड चेन में जाता है, ग्राउंड वाटर में सीक करता है और डेकेड्स तक वहां रहता है। अब मैं आपको कुछ नंबर्स देता हूँ, ये सब गवर्नमेंट रिपोर्ट्स और पीयर रिव्यूड स्टडीज से हैं और मैं इन नंबर्स को कंपेयर करता हूँ 2 टाइम पीरियड से, नमामि गंगे से पहले और उसके बाद। BOD जिसका सेफ लिमिट 3 mg पर लीटर होता है, कानपुर में 2013 में 46 से 56 mg पर लीटर थी, यानी कि सेफ लिमिट से 15 से 18 गुना ज्यादा। कानपुर में 2019 में 5 साल बाद 66 से 78 mg पर लीटर, सेफ लिमिट से 22 से 26 गुना ज्यादा। नमामि गंगे के बाद BOD बढ़ा है, घटा नहीं। वर्डिक्ट 3 सालों में ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ गया। क्रोमियम सेफ लिमिट 0.05 mg पर लीटर। स्टडीज में जो मेजरमेंट्स मिली हैं वो बताती हैं कि क्रोमियम 6.7 mg पर लीटर तक है, सेफ लिमिट से 134 गुना ज्यादा। ट्रीटमेंट प्लान 1995 से एग्जिस्ट करता है, लेकिन नंबर्स कॉन्स्टेंटली बढ़े जा रहे हैं। इतने लंबे सफर के बाद अब मैं कुछ ऐसा कहना चाहता हूँ जो शायद आपने एक्सपेक्ट ना किया हो। ये सब कुछ देखने के बाद कानपुर का काला पानी, हरिद्वार का डेटा कॉन्फ्लिक्ट, गढ़मुक्तेश्वर की स्मेल, बहुत आसान होगा ये कहना कि सब कुछ फेल हो गया, कि पैसे डूब गए, कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। थेम्स, राइन और गंगा, दुनिया में ऐसी कई रिवर्स हैं जिनकी कहानी इस कहानी से मिलती है। थेम्स, लंदन की नदी, 1957 में साइंटिस्ट ने इस रिवर को ऑफिशियली बायोलॉजिकली डेड डिक्लेयर कर दिया था, यानी कि इस रिवर में कोई भी एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती, कोई मछली नहीं, कोई डॉल्फिन नहीं, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं। और आज थेम्स को दुनिया की सबसे ज्यादा साफ अर्बन रिवर्स में काउंट किया जाता है। सील्स देखी जाती हैं, सैल्मन वापस आ गई हैं, लेकिन कितना टाइम लगा ये सब होने में? 60 साल, 60 इयर्स। राइन, जर्मनी की नदी, 1970s में यूरोप का सबसे लंबा गंदा नाला। 1986 में स्विट्जरलैंड में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई, 30 टन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स राइन में गिर गए। सिर्फ 10 दिनों में पॉल्यूशन नॉर्थ सी तक पहुंच गया, लाखों मछलियां खत्म हो गई। उसके बाद 1987 में राइन एक्शन प्रोग्राम लॉन्च हुआ, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट, रियल टाइम मॉनिटरिंग, क्रॉस बॉर्डर कॉर्पोरेशन, मल्टीपल कंट्रीज एक साथ बैठे एक कॉमन प्लान पर, और रिजल्ट 1997 में सिर्फ 10 साल बाद सैल्मन वापस आ गए राइन में, 3 साल पहले शेड्यूल से। अब इन दोनों रिवर्स को गंगा से कंपेयर करते हैं। थेम्स 346 किलोमीटर और गंगा 2525 किलोमीटर, 7 गुना ज्यादा लंबी। थेम्स सिर्फ इंग्लैंड में है, गंगा 11 स्टेट्स में, 5 मेजर स्टेट्स में क्रिटिकली। लंदन की पॉपुलेशन रफली 90 लाख, गंगा बेसिन की पॉपुलेशन 50 करोड़ से भी ज्यादा। रायन मोस्टली यूरोप के डेवलप्ड नेशन में से जाती है और गंगा डेवलपिंग नेशन, 130 करोड़ की इकोनॉमी। रायन प्रोग्राम की कॉस्ट 1970 से 1990 तक सिर्फ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में 40 बिलियन यूरोस। ये कंपैरिजन मैं इसलिए नहीं कर रहा कि कोई एक्सक्यूज बनाऊं, ये कंपैरिजन इसलिए है कि हम इस प्रॉब्लम की एक्चुअल स्केल समझ सके। नमामि गंगे ने कुछ चीजें ऐसी की हैं जो कि जेन्युइनली इंपॉर्टेंट है। सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी प्री 2014 बेस लाइन से 30 गुना बढ़ गई है।
कानपुर में सीवर नेटवर्क 875 किलोमीटर से बढ़कर 3575 किलोमीटर, 4 गुना हो चुका है। वाराणसी की ट्रीटमेंट कैपेसिटी 100 मिलियन लीटर से 420 मिलियन लीटर्स, 4 गुना। प्रयागराज के 60 अनटैप्ड ड्रेन्स सब एड्रेस किए गए। गैंगेटिक डॉल्फिन्स 2007 में 2500 थी, 2021 से 23 के सर्वे में 6327, 2.5 गुना ज्यादा। इंडस्ट्रियल बीओडी लोड 2017 में 26 टन पर डे, 2023 में 13.73 टन पर डे, ऑलमोस्ट हाफ। नमामि गंगे को दुनिया के टॉप 10 रेस्टोरेशन फ्लैगशिप्स में रिकॉग्नाइज किया गया। ये नंबर्स रियल हैं, ये क्रेडिट बनता है। तो एक्चुअल पिक्चर क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है लेकिन नेटवर्क कनेक्ट नहीं हो पा रहा, प्लांट चल रहे हैं लेकिन पूरी कैपेसिटी पे नहीं, नंबर्स इंप्रूव हुए हैं लेकिन कानपुर जैसे क्रिटिकल पॉइंट्स पर नहीं। थेम्स को 60 साल लग गए, राइन को 30, और ये नदियां गंगा से फ्रैक्शन थी, लेंथ में, पॉपुलेशन में और कॉम्प्लेक्सिटी में। तो क्या नमामि गंगे प्रोग्राम फेल हो गया? ये अभी पूरी कहानी लिखी नहीं गई है। मैं इस सवाल का जवाब अभी नहीं दूंगा क्योंकि मैं सिर्फ कानपुर तक नहीं गया था। आगे अभी प्रयागराज है, वाराणसी है, बिहार है, बंगाल है। इस वीडियो में सिर्फ सवाल है, जवाब पार्ट 2 में। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो आप ये बात जानते हो कि ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आगे गंगा मिलेगी यमुना से, प्रयागराज में, त्रिवेणी संगम पर। और अगर आपने मेरी यमुना सीरीज देखी है तो आप जानते हैं कि यमुना यहाँ तक क्या लेकर पहुंचती है। फिर वाराणसी, जहाँ पे आस्था अपनी हाईएस्ट इंटेंसिटी पे होती है। एंड ये सब हम देखेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए आई होप आपको आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिला, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।